हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज मिल जाएगी दोस्तों आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली जाकर के फ्री क्विजेज पीडीएफ वगैरह सब प्राप्त कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल न जाओ। कर लेते हैं रिवीजन। 5 जून को दोस्तों अभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ऑस्ट्रेलिया में खोजा है समुद्र के अंदर। और वहीं हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू हो चुका है। टाटा प्रोजेक्ट्स ने दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अपने हाथों में ले लिया है, प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है इसका कॉन्ट्रैक्ट। एचडीएफसी ने डिजिटल परिवर्तन के लिए एक्सेंसर के साथ समझौता किया हुआ है। और राजस्थान राज्य सरकार ने आंचल अभियान अभी हाल ही में गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए शुरू किया है। हरिनी लोगन दोस्तों स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 का खिताब जीत लिया है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। मुकेश अंबानी एक बार फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार ये दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं गौतम अडानी एशिया के और भारत के दूसरे और ओवरऑल 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री जो कि हैं, इन्होंने श्रेष्ठ योजना की घोषणा करी है। और मेघालय को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये तो थे कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आप लय में आ चुके हो। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के शानदार क्वेश्चन को। आज सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब दोस्तों जीत लिया है राफेल नडाल ने। राफेल द बॉस, किंग ऑफ क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट का बादशाह, मिट्टी के मैदान का बादशाह। 13 बार अभी तक जीते हुए थे। 14वीं बार रिकॉर्ड तोड़ जीत लिए हैं फ्रेंच ओपन। देखिए ये है स्पेन के, और स्पेन के पास में ही पड़ता है फ्रांस। तो समझ लो एक प्रकार का इनका घरेलू टूर्नामेंट हो जाता है ये। और इस वजह से ये 14 बार फ्रेंच ओपन केवल जीत चुके हैं। ओवरऑल भी दोस्तों ये 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, और जो कि दुनिया के इकलौते पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे नीचे अभी रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच 20-20 खिताब पर हैं। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत गए थे अभी, और अब फ्रेंच ओपन भी जीत गए पुरुष एकल का खिताब। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। तो 14वीं बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता हुआ है। किसको हरा करके? कैस्पर रूड को, नॉर्वे के जो कि हैं कैस्पर रूड, उनको हरा करके ये जीत लिए हैं। तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम पुरुष के विजेता बन गए हैं ये पुरुष एकल के। अगर हम लोग बात करें महिला एकल की, जो कि महिला एकल का भी खिताब हो चुका है दोस्तों, खिताबी घोषणा हो चुकी है। तो महिला एकल का टूर्नामेंट जीता ईगा स्वेतेक ने। ईगा स्वेतेक पोलैंड की हैं, और इन्होंने पहला जो जीता था वो भी फ्रेंच जीता था, और अभी दूसरा जीता है खिताब, दूसरा भी फ्रेंच ओपन ही इन्होंने जीता हुआ है। अब देखिए पोलैंड भी यूरोपियन कंट्री है, और ये भी समझ लो फ्रांस इनके पास में ही है। तो देखो घरेलू मैच का तो फायदा होता ही रहा है, कोई भी टूर्नामेंट हो। तो फिलहाल ईगा स्वेतेक ने कोको गॉफ को हराया है। कोको गॉफ अमेरिका की हैं। तो ईगा स्वेतेक अभी अगर बात करें तो टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 की खिलाड़ी भी हैं। क्योंकि दोस्तों आपको अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन को जिसने जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी थी एशले बार्टी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो जब संन्यास वो ले चुके हैं, अब ईगा स्वेतेक हैं नंबर 1 पर। ध्यान रखिएगा मैंने आपको क्या क्या बताया, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी साथ साथ बताया और फ्रेंच ओपन भी बताया। ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यहाँ पर फ्रेंच ओपन, ये दोनों पुरुष में जीत लिए हैं राफेल नडाल। और महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी कौन? एशले बार्टी। और यहाँ पर फ्रेंच ओपन ईगा स्वेतेक ने जीता है। एशले बार्टी संन्यास ले चुकी है। इसके बाद भी दोस्तों कोई भी ग्रैंड स्लैम हो, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज दिन में इस पर एक डिटेल वीडियो में लेकर आऊँगा, उसको जरूर देखिएगा, पूरा आपका कवर होगा। फ्रेंच ओपन के मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? तो देखिए दोस्तों, जो फ्रेंच ओपन हो या फिर कोई सा भी ग्रैंड स्लैम हो, उसमें पूछा जा सकता है आपसे कितने प्रकार के इवेंट्स होते हैं। तो आप बताएंगे 5 प्रकार के इवेंट्स होते हैं। यही सेम होता है दोस्तों, कोई भी ग्रैंड स्लैम हो, या यही सेम होता है कोई भी बैडमिंटन का टूर्नामेंट हो, टेनिस का हो चाहे बैडमिंटन का। एक तो होता है मेंस सिंगल, एक होता है विमेंस सिंगल, एक होता है विमेंस डबल्स, एक होता है मेंस डबल्स, 4 तो ये हो गए। एक होता है मिक्स डबल्स। तो मिक्स डबल्स के केस में क्या होता है दोस्तों कि एक पुरुष होता है, एक महिला खिलाड़ी होता है, बाकी सब आपको ऊपर वाला समझाने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर वही है, मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता है फ्रेंच ओपन में?
तो फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल्स का भी दोस्तों आयोजन हो चुका है। तो इसको जीता है एना सिभारा और वेस्ली कुलहॉफ ने। किसने किसने? एना सिभारा और वेस्ली कुलहॉफ ने। यहाँ पर आप इन दोनों को इमेज में देख पाएंगे, ये दोनों विजेता हैं इस बार के। ठीक है, एना सिभारा जो हैं ये हैं जापान की महिला खिलाड़ी और किसी बड़ा टूर्नामेंट में बड़ा इवेंट जीतना इनके लिए पहली बार है। और वेस्ली कुलहॉफ ये दोस्तों कहाँ के हैं? ये हैं नीदरलैंड के। तो इन दोनों ने मिश्रित युगल यानी मिक्स डबल का खिताब जीत लिया है। किसको हरा करके? उल्रिक नॉर्वे के जो कि हैं और जोरन वेलिगन को हरा करके जो कि बेल्जियम के हैं। क्लियर है? फ्रेंच ग्रैंड स्लैम ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट होता है ये मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। फिर से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है यानी कि रबड़ या प्लास्टिक के मैदान पर। फ्रेंच ओपन जो होता है ये दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है, ये क्ले कोर्ट पर यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। इसके बाद विंबलडन ओपन होता है जो कि घास के मैदान पर खेला जाता है और ये बहुत बार पूछा गया है कौन सा ग्रैंड स्लैम हरी घास के मैदान पर खेला जाता है, तो आप बताएंगे विंबलडन ओपन ग्रीन ग्रास कोर्ट पर। और यूएस ओपन जो होता है ये भी हार्ड कोर्ट पर यानी रबर या प्लास्टिक के मैदान पर खेला जाता है। क्लियर है बिल्कुल? बाकी डिटेल वीडियो जब आएगी तो उसमें और अच्छे से आपको समझाया ही जाएगा। पुराने स्टूडेंट जो होंगे वो तो बिल्कुल वाकिफ होंगे सारे पॉइंट्स से, बहुत ही अच्छे से उनको समझ में आ रहा होगा। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने छात्रों के भविष्य को तैयार करने के लिए किस नाम से स्कूल खोलने को कहा है? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों छात्रों के भविष्य को देखते हुए पीएम श्री स्कूल योजना शुरू करी है। ये पीएम श्री स्कूल योजना जो होगी ये देश भर में टोटल अगर देखा जाए तो 11 लाख सरकारी स्कूल हैं। ठीक है, तो 11 लाख जो सरकारी स्कूल हैं इनमें से 1% बोले तो अगर कर दोगे आप तो कितना आएगा? 11,000 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल के तहत अपग्रेड करने का मतलब ये हुआ कि वहां पर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत नया सिलेबस, नया पैटर्न सब कुछ होगा ही। साथ ही साथ उन बच्चों को कैसे फ्यूचरिस्टिक बनाया जाए, कैसे उनको जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हुआ, साइंस हुआ या एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, ये सब चीज़ें शुरुआत से ही बताई जाए, इन सब के बारे में ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए ये पीएम श्री स्कूल समझ लो एक प्रकार के यूनिक टाइप का स्कूल योजना शुरू किया जा रहा है। तो नाम पीएम श्री स्कूल होगा, याद रखना है आपको। अच्छा, मैंने बात उठाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो जो नई शिक्षा नीति आई हुई है दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे ये 34 सालों के बाद लागू हुई है, इससे पहले वाली जो थी वो 1984 में आई थी। तो अभी ये तीसरी और नई शिक्षा नीति है 2020 में जो आई है। क्लियर है? और यहाँ पर 86 कर देंगे आप। तो 1986 के बाद से 34 सालों के बाद से 2020 में ये लागू हुई नई शिक्षा नीति, तीसरी शिक्षा नीति थी भारत पे। पहला राज्य कौन बना? तो आप बताएंगे कर्नाटक। दूसरा राज्य बना था मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला। अगला देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया है? तो भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स दोस्तों लॉन्च किया है Kia.ai ने। Kia.ai, किया ही प्लेटफॉर्म जो है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो साइट है उसने दोस्तों एक मेटावर्स में अपना कियावर्स लॉन्च किया है। तो ये भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स होगा। कियावर्स नाम है इसका। मेटावर्स क्या होता है आप समझो, वर्चुअल रियलिटी होता है। मेटावर्स मतलब कि एक प्रकार से वर्चुअल रियलिटी, आप एक ही जगह पर रहोगे और आप वीआर के माध्यम से आप अपने आप को फील कर पाओगे, आभासी रूप से वर्चुअली प्रेजेंट कर पाओगे कहीं पर भी जहां पर वो चीज़ें बनाई गई रहेंगी। जैसे ये कियावर्स ने बैंकिंग मेटावर्स खोला हुआ है, बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो लोग घर बैठे ही मेटावर्स के माध्यम से, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से ट्रांजेक्शन्स वगैरह, डिजिटल जो भी होगा सब कुछ डिजिटली पेमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कर पाएंगे। क्लियर? अगर आपको याद हो तो जेपी मॉर्गन दोस्तों दुनिया का पहला बैंक बना था मेटावर्स में अपना स्टोर खोलने वाला। इसके अलावा आपको पता हो गुजरात टाइटंस, इसने अपना लोगो लॉन्च किया था मेटावर्स में और गुजरात टाइटंस से आगे चल करके आईपीएल 2022 का खिताब भी जीत लिया। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, तो मेटावर्स आपको समझ में आ गया और मेटावर्स को ही ध्यान में रखते हुए फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम मेटा रख दिया है। अगला, किस राज्य ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला लिया? तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने वहाँ की जितनी भी कॉलोनियाँ और जितनी भी सड़कें हैं उसका नाम बदल करके बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला लिया है। ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली सरकार का मन से फैसला है, इस पर दोस्तों गाइडलाइन जारी करी हुई गई थी और टाइमलाइन दिया गया था कि आपको चेंज करना ही होगा। एक्चुअली में दिल्ली में जो कॉलोनी और जो सड़कें थी उनका नाम पहले हरिजन के नाम से था।
तो हरिजन शब्द को बदलने के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करी और फिर दिल्ली सरकार ने इसको फॉलो करते हुए हरिजन का नाम बदल करके बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे नाम फिर से बदल करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा। क्लियर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल हैं, ये तो आपको सबको पता है, आम आदमी पार्टी से हैं। लेकिन दिल्ली के नए राज्यपाल बने हैं दोस्तों विनय कुमार सक्सेना जी। इनका नाम आपको याद रखना है, विनय कुमार सक्सेना इज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। अगला है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा? तो दोस्तों चंडीगढ़ में बनाया गया है एक्चुअली, कह दें हम लोग कि भारत का पहला इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर, ये देखिए इसका उद्घाटन किया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर अब चंडीगढ़ में है, भारत का पहला है ये। और इसमें क्या होगा कि इंडियन एयरफोर्स की जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी उनके कामकाज हैं, प्रोसेस है, वो सब चीज़ें यहाँ पर एक प्रदर्शनी के रूप में रखी जाएंगी। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इसका नाम होगा, IAF हेरिटेज सेंटर। कहाँ पर बना है? चंडीगढ़ में। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का पहला है ये। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे पहला ये नैनो यूरिया प्लांट है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको बनाया है इफ्को ने। इफ्को ने दोस्तों एक ऐसा नैनो यूरिया बनाया हुआ है जिससे मात्र आधा लीटर में, यानी कि कहें आधी बोतल यूरिया से एक बीघे की जमीन तक का जो खेत है वो यूरिया से परिपूर्ण कर दिया जाएगा। यानी कि वहाँ पर खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है। मात्र आधी बोतल, या कहें कि आधे लीटर की बोतल, तो इतना इफेक्टिव होगा ये। अब इससे बहुत सारे फायदे हैं। फायदे क्या हैं आप गिनिए। जैसे पहली चीज़ तो इसके भंडारण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते हो बहुत बड़े बड़े गोदाम रखने पड़ते हैं, ठीक है, यूरिया को रखने के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो सस्ता पड़ेगा। इसके बाद इफ़िशेंसी की बात करें तो इसकी 80 to 85% इफ़िशेंसी है, जबकि जो खाद वाला, जो बोरी वाला यूरिया होता है, जो पारंपरिक होता है, उसकी इफ़िशेंसी 25% ही है। इसके अलावा सस्ता भी पड़ेगा दोस्तों। जो पारंपरिक यूरिया होता है उसको इंडिया इम्पोर्ट करता है और बहुत महंगे दामों पर और सब्सिडी के बाद देना पड़ता है किसानों को। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, भारत ने ही डेवलप किया हुआ है, तो और बहुत ही सस्ते दाम पर, बहुत ही किफ़ायती दामों पर है। तो कुल मिला जुला करके एक बड़ी क्रांति है दोस्तों कृषि के क्षेत्र में। तो गुजरात के कलोल में ये स्थापित किया गया है दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, लिक्विड के रूप में होगा ये। तो इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 102 बोरी की मात्रा मात्र एक बोतल यूरिया, नैनो यूरिया लिक्विड की काम कर जाएगी। इफ्को के बारे में बात करें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म। 1967 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नए अध्यक्ष दिलीप साहनी जी हैं। अगला, गुजरात आप देख पाओगे मैप में, यहाँ पर है गुजरात इंडिया के मैप में। ये सबसे ज़्यादा कोस्टल बॉर्डर अपने पास रखता है, भारत में सबसे लंबा तटीय सीमा रेखा वाला राज्य है। ये अपना बॉर्डर राजस्थान से शेयर करता है, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से भी शेयर करता है। यहीं पर दोस्तों दमन दीव एवं दादरा एवं नागर हवेली है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेंद्र पटेल। आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है जो कि पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। वंसदा नेशनल पार्क भी यहीं पर है। गरबा, डांडिया, रासलीला ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। 33 जिलों वाला राज्य है गुजरात। अच्छा, आपको दोस्तों डेली वन लाइनर के रूप में इंग्लिश में भी और हिंदी में भी पेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो जो लोग कमेंट करते हैं काफ़ी सारे लोग कि इंग्लिश में सर दिया कीजिए, तो देखो इंग्लिश में यहाँ पर पीपीटी में देना तुरंत पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर बहुत छोटा हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा उतना अच्छा। तो इसके लिए आपको पेज प्रोवाइड कराए जाते हैं इंग्लिश में। सारे क्वेश्चंस जो है वन लाइनर के रूप में इंग्लिश में भी और हिंदी में भी प्रोवाइड कराए जाते हैं टेलीग्राम पर। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, MZT एजुकेशन सर्च करके। लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, फ्री में PDF मिलेगी और क्विजेज भी वहाँ पर डेली कराई जाती हैं। मिक्सअप की क्विज, करंट अफेयर की क्विज, तो उनको भी आप सॉल्व करके अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हो। बाकी ई बुक वगैरह आई हैं, इनको भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इनके समकक्ष जो इजराइल के हैं बेनी गैंट्स, इन्होंने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं।
तो अच्छा एक चीज़ और, 2022 चल रहा है ना, 2022 जो है ये इंडिया और इजराइल के राजनयिक संबंधों के 30 साल की वर्षगांठ को भी मना रहा है। इस वजह से भी इजराइल इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए और इंडिया भी इम्पोर्टेंट है इजराइल के लिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना होगा, 30वीं वर्षगांठ मना रहा है, डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा क्वेश्चन? भारत और इजराइल वर्ष 2022 के अपने राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो आप बताएंगे 30 साल। क्लियर है? इजराइल आया है वर्ल्ड मैप में, चलिए दिखाता हूँ इजराइल है कहाँ पर। वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आपको दिख रहा है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे, पाकिस्तान को क्रॉस करेंगे, अफगानिस्तान को, ईरान को, इराक को, सीरिया को, और इसके बाद लेबनान के पास में यहाँ मिल जाएगा आपको एक देश इजराइल। ये रहा छोटा सा देश इजराइल, लेकिन काफ़ी ताकतवर देश है ये। इजराइल की कैपिटल होती है जेरूसलम, ठीक है, गाजा स्ट्रिप भी यहाँ पर आपको दिख रही है। तो जेरूसलम जो होती है यहाँ की कैपिटल होती है, और यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं इसाक हर्जोग, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेफ्ताली बेनेट। यहाँ की करेंसी होती है न्यू शकेल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की श्रेया लेंका के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बनी? तो दोस्तों उड़ीसा की रहने वाली 18 वर्षीय श्रेया लेंका ये के पॉप आर्टिस्ट बन चुकी हैं, और ये बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अभी ये दोस्तों 4000 प्रतियोगियों में से चुनी गई हैं ब्लैक स्वान नाम के ग्रुप के लिए, जो कि दक्षिण कोरियाई गर्ल ग्रुप है। तो इसमें ये ब्राजील की गैब्रिएला डाल्सिन के साथ चुनी गई हैं, नाम है श्रेया लेंका। तो ये के पॉप आर्टिस्ट बन गई हैं। तो काफ़ी अच्छी डांसर हैं, सिंगर हैं और योगा ट्रेनर भी हैं। के पॉप स्टार बनने वाली पहली भारतीय ये बन गई हैं। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम के साथ मनाया जाएगा? तो इंटरनेशनल योगा डे इस बार दोस्तों मनाया जाएगा योगा फॉर ह्यूमनिटी नाम की थीम से। देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इंटरनेशनल योगा डे 2022 में कब मनाया जाएगा? 21 जून को। वैसे 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 2022 तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, और इस बार की योगा डे जो है वो योगा फॉर ह्यूमनिटी नाम के थीम से मनाया जाना है। क्लियर है? योगा डे की शुरुआत भी दोस्तों भारत की ही पहल थी, भारत के ही पहल से ये शुरू किया गया है। 2015 में यूनाइटेड नेशन द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, और पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो इस बार वाला जो मनाया जाएगा इसकी थीम डिसाइड हो गई है, पहले से ही थीम डिसाइड हो जाती है। इस बार की थीम होगी योगा फॉर ह्यूमनिटी, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? अच्छा, पिछली बार की थीम भी पूछा जाए अगर, तो भी आप घबराइएगा मत, योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस पिछली बार थी, इस बार ह्यूमनिटी है। क्लियर है? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर आप चैनल पर नए आए हो, ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर पढ़ना अलग बात है, करंट अफेयर याद हो जाना अलग बात है। तो आप करंट अफेयर जिससे आपको पूरा तैयार हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों। तुर्की की राजधानी मैंने पूछा था, अंकारा हो गई है। अंकारा है ही, तुर्की का नाम बदला गया है। तुर्की का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तुर्कीये कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और बाकी इसकी डिटेल तो आपको पता ही है। आज आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से हुई है? अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों के बारे में आपको मौका है बहुत सारे पॉइंट्स लिखने का। फटाफट से कमेंट बॉक्स को भर डालिए क्वेश्चन ऑफ द डे के इन दोनों क्वेश्चंस को, और यहाँ पर इसकी PDF क्विज वगैरह सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलने वाली हैं। तो MZT ऐप बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बहुत सारी स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली हैं। तो जाइए आप एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।